से बुरी तरह भीगा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उसने अभी अभी कोई भयानक सपना देखा हो। राघव के चेहरे की शिकन बढ़ती ही जा रही थी। उसकी सांसें अचानक भारी हुई और हांफता हुआ वो नींद से जागकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। नहीं है, कोई नहीं है, सब वहम है मेरा। उसकी आवाज सुनकर मानसी की भी नींद टूट गई। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मुझे बचा लो। यहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं है राघव, और कोई नहीं मारेगा तुम्हें। पता नहीं किस बात से तुम इतना घबरा रहे हो। देखो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तुम भगवान का नाम लो और सो जाओ, और मैं तो तुम्हारे पास हूँ ही ना, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। मानसी ने राघव के सर पर हाथ फेरा और उसे सुला दिया। मानसी राघव की गर्लफ्रेंड थी। 6 महीने पहले राघव और मानसी एक पार्टी में मिले, धीरे धीरे दोस्त बने और फिर उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, लेकिन कुछ दिन से राघव की हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो हमेशा घबराया रहता और अचानक नींद में हड़बड़ा कर उठ जाता। अगली सुबह राघव ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। घर के बाहर उसकी गाड़ी पार्क थी। उसने जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर वो बुरी तरह डर गया। उसकी ड्राइविंग सीट पर एक मुर्गी की कटी हुई गर्दन और उसका धड़ गिरा हुआ था और पूरी सीट पर खून ही खून फैला हुआ था। ये देखकर राघव जोर से चिल्लाया और सीधा घर के अंदर भागा। राघव क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना डरे हुए क्यों हो? मानसी, मेरी गाड़ी में वो। क्या हुआ तुम्हारी गाड़ी को? तुम मेरे साथ चलो। राघव मानसी को बाहर लेकर गया, लेकिन जब उसने मानसी को गाड़ी का दरवाजा खोलकर दिखाया तो अंदर कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि खून के छींटे भी सीट पर नहीं लगे थे। क्या? अरे अभी तो वो मुर्गा, उसकी गर्दन और खून के छींटे थे इस सीट पर। मैं सच कह रहा हूँ मानसी, अभी था वो यहाँ। रिलैक्स, शांत हो जाओ राघव, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। शायद तुम्हें फिर से कोई भ्रम हुआ है। प्लीज तुम अपनी दवाइयाँ टाइम पर लो। मैंने तुम्हारे बैग में भी तुम्हारी मेडिसिन रखी है। ऑफिस जाकर याद से खा लेना प्लीज। और कुछ नहीं है यहाँ पर, जस्ट रिलैक्स। मानसी ने राघव को समझाकर शांत किया। राघव कार ड्राइव करके ऑफिस के लिए निकला, लेकिन पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस यही बातें चल रही थी। ऑफिस पहुंचकर उसने अपना लैपटॉप निकालने के लिए अपना बैग खोला, लेकिन तभी उसे अंदर कुछ चुभा और उसकी उंगली से खून निकलने लगा। उसने जल्दी से लैपटॉप बाहर निकाला और बैग के अंदर देखा तो बैग के अंदर एक नींबू रखा हुआ था, जिस पर बहुत सारी पिन्स चुभाई गई थी और नींबू के अंदर से लाल रंग का खून निकल रहा था। ये नींबू, ये खून, ये सब क्या हो रहा है? सुबह कार में वो जो कुछ भी हुआ और अब ये कुछ ना कुछ तो हो रहा है मेरे साथ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं मानसी से बात करूंगा, उसे दिखाऊंगा, तब उसे मानना ही पड़ेगा कि ये सब मेरा कोई भ्रम नहीं है। शाम को राघव घर गया और उसने सबसे पहले अपना बैग खोलकर मानसी को पिन से चुभा हुआ वो नींबू दिखाया, जिसके अंदर से अभी भी खून टपक रहा था। ये देखो, मैं तुम्हें कह रहा था ना कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। कोई टोटका कर रहा है मुझ पर। कोई चाहता है कि मैं पागल हो जाऊं, मर जाऊं। शांत हो जाओ राघव, शांत हो जाओ। घर में हम दोनों के अलावा तो कोई रहता भी नहीं है, तो फिर तुम्हारे बैग में ये किसने रखा? सुबह तो घर पर बस मिसेस शर्मा अपने बेटे की शादी की मिठाई देने आई थी। उनके अलावा तो घर पर कोई आया भी नहीं है। कहीं तुम्हारे ऑफिस में तो ऐसा कोई नहीं जिसने ऐसा किया हो? मैं नहीं जानता मानसी, मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन अगर ये सब बंद नहीं हुआ ना तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। नहीं, तुम चिंता मत करो राघव, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा चलो अब तुम चेंज कर लो और खाना खा लो। मानसी ने पहले राघव की नजर उतारी और फिर दोनों के लिए खाना सर्व किया। राघव ने खाने के कुछ निवाले तो ठीक से खाए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खाते हुए अचानक रुक गया। उसकी प्लेट में अनगिनत कॉकरोच और कीड़े रेंग रहे थे। उसने अपनी प्लेट को दूर फेंक दिया और खाने के निवाले को चिल्लाते हुए मुंह से बाहर निकालने लगा। राघव क्या हुआ तुम्हें? तुमने इस तरह खाना क्यों फेंक दिया? इस खाने में कीड़े, मैंने कीड़े खा लिए। ये मैंने क्या किया? राघव ने डर कर अपना सर पकड़ लिया और वहाँ बैठकर रोने लगा। उसकी हालत देखकर मानसी की भी आंखें भर आईं। उसने राघव को शांत किया और उसे अंदर ले जाकर उसने उसे नींद की दवाई दे दी। थोड़ी देर बाद राघव को नींद आ गई, लेकिन मानसी के दिमाग में अब राघव की ही चिंता चल रही थी। पता नहीं क्या हो गया है राघव को, आजकल इतना अजीब बर्ताव क्यों करने लगा है? जब मैं इससे मिली थी तब तो ऐसा कुछ नहीं था। शायद राघव ठीक कह रहा है, कोई है जो उसे पागल करना चाहता है, उसके ऊपर तरह तरह के टोटके कर रहा है। और वो नींबू। कुछ दिन और इसी तरह बीते। राघव नींद की गोली खाने के बाद भी हर रात हड़बड़ा कर उठ जाता। धीरे धीरे उसकी हालत किसी मेंटल पेशेंट जैसी होने लगी थी। तभी कुछ दिन बाद उसका बर्थडे आया। उसका मूड फ्रेश करने के लिए मानसी उसे बाहर डिनर पर लेकर गई। मैंने कहा था ना, तुम बाहर आओगे तो तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। चलो अब सेलिब्रेशन तो हो गया, घर चलते हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी। दोनों कार में बैठकर घर के लिए निकले, लेकिन राघव के चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं थी। वो घर पहुंचे तो घर के मेन गेट पर कुछ अजीब सा सामान बिखरा हुआ था। एक नरकंकाल की खोपड़ी, लौंग के कुछ दाने और उसके साथ सिंदूर बिखरा हुआ था। ये देखकर उन दोनों के होश उड़ गए। ये सब क्या है? अब तो ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हम कल के कल ही पंडित जी के पास जाएंगे, और जो भी ये सब कर रहा है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। राघव की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो इतना घबराया हुआ था कि अंदर जाने को भी तैयार नहीं था, लेकिन मानसी उसे हिम्मत देते हुए घर के अंदर लेकर गई। राघव अंदर अपने बेड पर बैठा था। मानसी कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम गई थी। तभी मानसी को राघव के चिल्लाने की आवाज आई। वो जैसे ही रूम में आई तो देखा कि रूम के फ्लोर पर खून बिखरा हुआ है, जो अभी थोड़ी देर पहले तक कमरे में नहीं था। खून। मैं आराम से यहाँ पर बैठा था मानसी, और जब मैं फर्श पर खून की बूंदें ऊपर आई, मुझे बहुत डर लग रहा। मानसी, ये सब क्या हो रहा है?
तुम डरो मत राघव, कभी कभी बिल्ली घर पर आ जाती है, कितनी बार वो घर पर मरा हुआ कबूतर पकड़ के ले आती है, हो सकता है शायद उसी का खून होगा, मैं इसे साफ कर देती हूँ। मानसी खून साफ करने के लिए पोछा लेकर आई, लेकिन वो जितने ज्यादा खून की बूंदें साफ कर रही थी, उसे आगे तक और ज्यादा खून की बूंदें दिखाई दे रही थी। बिस्तर के नीचे भी खून की बूंदें फैली हुई थी। उसने जैसे ही बिस्तर के नीचे से सफाई करने के लिए पोछा आगे बढ़ाया तो कुछ नीचे गिरा। पहले तो मानसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने वो चीज बाहर निकाली तो उसे देखकर उसकी आत्मा सिहर उठी। एक काले रंग की वूडू डॉल किसी ने राघव के बिस्तर के नीचे कील से गाड़ी हुई थी और उसके भीतर अनगिनत पिन्स चुभाई गई थी। मानसी ने जैसे ही एक पिन को बाहर निकाला तो राघव दर्द से चिल्ला उठा। मत करो मानसी, सब बच्चों, मुझे दर्द हो रहा है। राघव की हालत देखकर मानसी की आंखों में आंसू आ गए। उसने वो वूडू डॉल संभाल कर रख दी, लेकिन पूरी रात वो सो नहीं पाई। अगली सुबह राघव के उठने से पहले ही वो घर के बाहर गई और थोड़ी देर बाद वापस आई तो देखा कि राघव बुरी तरह से चिल्ला रहा है। वो दौड़ती हुई कमरे के अंदर गई तो राघव को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। राघव ने कमरे का आईना तोड़ दिया था और वो खुद के शरीर पर ही उन कांच के टुकड़ों से घाव कर रहा था। वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए खुद को मारे जा रहा था। राघव, राघव, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या किया तुमने? मैं बस तुम्हारे लिए मंदिर से रक्षा सूत्र लेने गई थी और ये सब क्या हो गया? इस आईने के उस पार कोई खड़ा था मानसी, मुझे मारना चाहता था वो, इसलिए मैंने आईने को तोड़ दिया मैंने। राघव की हालत देखकर मानसी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने रोते हुए जल्दी से राघव कलाई पर सबसे पहले रक्षा सूत्र बांधा और उसके बाद उसके घावों को साफ करके उसकी बैंडेज की। अगले 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन चौथे दिन जैसे ही राघव ने ऑफिस जाने के लिए गेट खोला तो उसके दरवाजे पर फिर से उसे एक वूडू डॉल दिखाई दी, जिस पर उसी तरह पिन्स चुभाई गई थी और उसके चारों तरफ 4 कटे हुए नींबू बिखरे हुए थे और उनके अंदर से वैसा ही लाल खून गिर रहा था। उसी समय राघव की कलाई से उसका रक्षा सूत्र भी वहीं पर टूट कर गिर गया, लेकिन उस दिन के बाद लाख कोशिश करने के बाद भी राघव की हालत में सुधार नहीं हुआ। वो बस पागलों की तरह बैठकर अंधेरे कमरे में दीवार को घूरता रहता और मानसी जब भी उसके पास जाती तो वो उसे बड़े ही भयानक तरीके से देखता और जोर जोर से हंसने लगता। तू बचाएगी मुझे? नहीं, मुझे कोई नहीं बचा सकता, तुझे पता है? बस 3 दिन है मेरे पास, बस 3 दिन है मेरे पास, और 3 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा। मैं ये सब नहीं संभाल सकती, मैं आज ही राघव के घर वालों को कॉल कर दूंगी। मुझे कुछ भी करके राघव को बचाना होगा। मानसी ने राघव के घर वालों को कॉल किया। वो गांव में काफी दूर रहते थे तो राघव के पास पहुंचते पहुंचते उन्हें लगभग 2 दिन लग गए। 2 दिन बाद वो घर आए तो घर की डोरबेल बजी। मानसी दरवाजा खोलने ही गई थी, तभी उसे अंदर से राघव की चीख सुनाई दी। वो सभी जल्दी से दौड़कर अंदर कमरे में गए तो राघव अंदर नहीं था, लेकिन वॉशरूम से पानी चलने की आवाज आ रही थी। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो राघव ने अपना सर वॉश बेसिन के कांच में मारा था। पूरे बाथरूम में उसका खून फैला हुआ था। उन्होंने उसे जैसे तैसे करके बाहर निकाला, लेकिन जब तक वो उसे अस्पताल लेकर गए तब तक राघव अपनी आखिरी सांसें ले चुका था, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। मानसी की आंखों में भी आंसू थे। वो ये सब कुछ सह नहीं पा रही थी कि जिस लड़के के साथ उसने शादी करने के सपने देखे थे वो इस तरह चल बसा। मानसी खुद को संभालते हुए अस्पताल से बाहर आई, लेकिन तभी उसने अपने हाथ की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। उसके हाथ में वही वूडू डॉल थी जिसका चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका था। तुझे क्या लगा मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके तो आबाद हो जाएगा? प्रेग्नेंट थी वो और तूने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। तेरी वजह से मेरी बहन को मरना पड़ा। नहीं सह पाई वो ये सब। और देख, आज मेरे हाथों तू भी मारा गया। कितना सुकून मिला है मुझे आज। मेरी बहन का बदला पूरा हुआ। अब उसकी आत्मा मुक्त हो पाएगी। आया है कि हम पांचों फिर से कहीं जा पाएं। सही कह रहा है तो शिवम। तो बताओ इस बार कहाँ जाना है? कश्मीर चलते हैं। अरे चुप रह, तुझे तो हमेशा कश्मीर ही जाना होता है बस। इस बार हम लोग पहाड़ों पर नहीं जाएंगे, बीच पर जाएंगे। तुम कहाँ जाना चाह रही हो पूनम? बीच का नाम लेने के बाद भी बताना पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली गोवा। हाँ, गोवा बिल्कुल सही चॉइस है। और वैसे भी अब भोपाल से गोवा के लिए बस भी चालू हो गई है। आई नो लंबा रास्ता होगा, लेकिन फिर भी मजा आएगा। भोपाल के रहने वाले 5 दोस्त शिवम, अमर, अभिषेक, पूनम और जयंती तैयारी करके गोवा की बस में सवार हो गए। वो सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। यार सीरियसली इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना, मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है। सीरियसली यार, मजा आएगा। गोवा, वी आर कमिंग। बस में और भी बहुत से लोग मौजूद थे जो उनकी ऐसी एक्साइटमेंट देखकर हंस रहे थे। उनका सफर बहुत मस्ती से शुरू हुआ था, लेकिन ये मस्ती ज्यादा देर नहीं चली और वो लोग धीरे धीरे थक कर सो गए। लेकिन जब शिवम की आंख खुली तो उसने जो देखा उससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अबे उठो सब, ये बस क्यों रुकी हुई है? और ये इतनी खाली कैसे हो गई? क्या बकवास कर रहा है? सब यहीं होंगे, पीछे देख ले। अबे सच में कोई नहीं है। ये क्या मजाक है? सब लोग कहाँ चले गए? देखो बाहर, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। ये गोवा नहीं हो सकता। ये तो कश्मीर जैसा लग रहा है यार। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आंखों में हैरानी, डर और शक तीनों एक साथ आ गए।
धीरे धीरे सब बस से नीचे उतरे। बाहर का नजारा वाकई हैरान करने वाला था। बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा और चारों ओर सन्नाटा। हम गोवा जा रहे थे तो कश्मीर कैसे आ गए? कोई प्रैंक तो नहीं है? मुझे घर जाना है, ये सब बहुत अजीब है। तभी उन्होंने एक आदमी को सड़क किनारे चलते देखा। वो उनकी ओर ही आ रहा था। अरे जरा सुनिए। क्यों बेटा, पहली बार आए हो कश्मीर? क्या ये कश्मीर है? हाँ, श्रीनगर से ज्यादा दूर नहीं हो। ये सुनते ही सबका चेहरा सफेद पड़ गया। शिवम ने तुरंत बस ड्राइवर को कॉल मिलाने की कोशिश की। ये नंबर तो नॉट इन सर्विस बता रहा है। ये कैसे हो सकता है? पर हमने उसी नंबर पर कॉल की थी ना, बात भी हुई थी ड्राइवर से। हम फंस गए हैं किसी बड़ी मुसीबत में। इतना हाइपर मत हो, पहले किसी होटल में रुकते हैं, फिर सोचते हैं आगे क्या करना है। थोड़ी दूर पर उन्हें एक पुराना सा होटल दिखाई दिया। रिसेप्शन पर एक अजीब सा आदमी बैठा था जो जिंदा होते हुए भी मुर्दा सा लग रहा था। 2 कमरे चाहिए, 5 लोगों के लिए। हाँ, 2 रूम, एक लड़कियों के लिए और एक हमारे लिए। ठीक है, कमरा नंबर 4 और 7। कमरों में थोड़ी देर आराम करने के बाद सब लोग लॉबी में मिले। सबका चेहरा अब भी उलझा और बेचैन था। अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो थोड़ा घूम ही लेते हैं, ट्रिप बर्बाद क्यों करें? पागल हो गए हो क्या? तुम चुप रहो, चलो रिसेप्शन से पूछते हैं किसी ट्रैक के बारे में। यही सही है, अब आ गए हैं तो ठीक है ना, एंजॉय करते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक सुनसान ट्रैक का सुझाव दिया। 5 ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े। चारों ओर बर्फ, ठंडी हवा और गहराता सन्नाटा। लेकिन तभी, रुको, वहाँ देखो। अबे वो 5 लोग बिल्कुल हमारी तरह, कपड़े भी हमारे जैसे। हे भगवान, कौन है वो? हमें आवाज देनी चाहिए शायद। सुनिए। लेकिन वो 5 फिगर हिले तक नहीं, जैसे कोई मूर्ति हो। तुम लोगों ने ध्यान दिया, इस ट्रैक पर हमारे अलावा कोई नहीं है। हाँ, बिल्कुल सुनसान है। चलो चलो उन लोगों के पास चलते हैं। जैसे ही वो 5 उस तरफ बढ़े और करीब पहुंचे, वो 5 परछाइयां अचानक हवा में खुल गई, बिना कोई आवाज किए गायब। मैंने कहा था, मैं यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो वापस, अभी के अभी। डर के मारे उनके पैर कांप रहे थे। 5 भागते, गिरते, पड़ते नीचे पहुंचे। जैसे ही वो 5 लड़खड़ाते कदमों से होटल पहुंचे। अरे यार, आज का ट्रैकिंग एक्सपीरियंस तो हॉरर मूवी से कम नहीं था। सच में, और वो हमारे जैसे 5 लोग, आज तक वैसा कुछ नहीं देखा। अब बस पकड़नी है, मैं और नहीं रुक सकती यहाँ। वो सब रिसेप्शन पर पहुंचे और होटल के रिसेप्शनिस्ट से बस के बारे में पूछने लगे। भाई साहब, भोपाल जाने वाली बस कितने बजे आती है यहाँ से? भोपाल? वो क्या होता है? क्या मतलब क्या होता है? भोपाल एमपी में है, हमारा शहर है। अरे भाई, हो सकता है इन्हें भोपाल के बारे में ना पता हो। चलो दिल्ली के बारे में पूछते हैं। दिल्ली तो जानते होगे ना आप? नहीं, मुझे किसी और जगह के बारे में नहीं पता। मैं सिर्फ यहाँ को जानता हूँ, सिर्फ कश्मीर। 5 एक दूसरे की ओर देखने लगे। 5 इरिटेट हो रहे थे। वहीं रिसेप्शनिस्ट के जवाब ने उन्हें हिलाकर रख दिया। ये आदमी पागल हो गया है क्या? दिल्ली और भोपाल नहीं सुना? चलो बाहर चलते हैं, किसी और से पूछते हैं। वो सब बाहर निकले और वहाँ के लोगों से पूछना शुरू किया, लेकिन हर कोई अजीब नजरों से देखता और कहता, दिल्ली नहीं सुना, भोपाल कौन सी जगह है ये सब पागल हो गए हैं या हम लोग? ये चल क्या रहा है? तभी एक बूढ़ा आदमी उनसे टकरा गया। बाबा, 1 मिनट, क्या आपने भोपाल या दिल्ली का नाम सुना है? नहीं बेटा, नहीं सुना। क्यों, क्या हुआ? शिवम ने उस बूढ़े आदमी को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर वो बोला, लगता है तुम सबके साथ कुछ बुरा हुआ है, पर मैं कोशिश करूंगा मदद करने की। तभी अचानक शिवम को झटका लगने लगा। उसकी आंखें पलट गई, शरीर कांपने लगा। हम इसे नहीं बचा सकते, कोई नहीं बचेगा, सब खत्म है, सब खत्म, बहुत मुश्किल है। जल्दी कुछ करो। क्या हो रहा है इसे? अमर, जल्दी कुछ करो। वो सब दौड़ते हुए पास के अस्पताल पहुंचे। तब तक शिवम अचानक ठीक हो गया। डॉक्टर ने शिवम की पल्स चेक की और बोला, ये तो जिंदा ही नहीं है,
न धड़कन है न पल्स, लेकिन ये तो बैठा है, आंखें खुली हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये यही है हमारे सामने। मुझे तो लगता है कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। हमें किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। वो सब अस्पताल से निकलने ही वाले थे कि अमर रुका और बोला, रुको, हमें भी अपनी पल्स और हार्ट बीट चेक करवा लेनी चाहिए। चारों ने जांच करवाई और सब सन्न रह गए। किसी की भी पल्स नहीं थी। सब जिंदा दिख रहे थे, लेकिन मेडिकल साइंस कह रही थी कि वो जिंदा नहीं है। अब तो डर और बढ़ गया। वो फौरन एक तांत्रिक के पास पहुंचे और उसे सब कुछ बताया। बाबा, कुछ अजीब हो रहा है हमारे साथ, आप ही बताइए ये क्या है? तुम इस दुनिया के नहीं हो। क्या मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम दूसरे यूनिवर्स के हैं? शायद, लेकिन एक बात यकीन से कह सकता हूं कि तुम आत्माएं हो। ये तुम्हारा शरीर नहीं है, और यही वजह है कि तुम्हारे अंदर न नब्ज है और न धड़कन। ये आप क्या कह रहे हैं? हम सब यहाँ खड़े हैं आपके सामने। ये तुम्हारी आत्माएं हैं, शरीर नहीं। समझो बात को। सब सन्न थे। दुनिया रुक सी गई थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। इसका कोई तो उपाय होगा ना बाबा? काश होता, लेकिन आत्माओं को उनकी दुनिया में वापस भेजने का कोई तरीका मेरे पास नहीं है। तांत्रिक के शब्द उनके दिल में गूंजते रहे। वो सब निराश होकर बाहर निकलने लगे। तभी ये क्या हो रहा है मुझे? अमर का दायां पैर घुटने के पास से कट रहा था, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे खींच रहा हो। बचाओ, कोई तो बचा मुझे। नहीं नहीं, ये सब क्या हो रहा है? पूनम एक और गिर गई और अचानक उसके चेहरे का आधा हिस्सा टेढ़ा पड़ गया। पूनम को स्ट्रोक आया है। उसकी बाईं साइड काम नहीं कर रही है। अब और नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा, चाहे जो हो जाए। शिवम और अभिषेक ने किसी तरह अमर और पूनम को घसीटकर उसी बस में चढ़ाया। शिवम ने बस स्टार्ट की और चल पड़ा। मेरा पैर, कोई तो कुछ करो। पूनम बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द जैसे अटक रहे थे। शिवम, कुछ हो रहा है मुझे। उसे इस हालत में देखकर जयंती और अभिषेक का भी हाल बिगड़ गया। शिवम, बस भगाओ, यहाँ से निकालो हमें। कुछ बहुत गलत हो रहा है, ये जगह सही नहीं है। शिवम ने बस की स्पीड और तेज कर दी। तभी अभिषेक बोला, रुको, ये रास्ता, ये तो वही है। हम जहाँ से चले थे वहीं लौट कर आ गए हैं। क्या मतलब? हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं? हाँ, सर्कल में फंस गए हैं हम। शिवम ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, तो जो भी है, हमें निकलने दे यहाँ से। हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? गुस्से में उसने स्टीयरिंग गलत दिशा में घुमा दिया। सामने एक गहरी खाई थी। अगले ही पल हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा। फिर धीरे धीरे उजाला होने लगा। चारों ओर सफेद दीवारें थी। हम वहां से बाहर आ गए। शांत रहिए, आप लोग अभी होश में आए हैं। 2 दिन से कोमा में थे। एक्सीडेंट में बहुत चोट आई थी। तो क्या हम अभी भी कश्मीर में हैं? कश्मीर? नहीं, आप लोग तो भोपाल से गोवा जा रहे थे। आपकी बस का रात में एक्सीडेंट हुआ था। Are you serious? यस, ऑब्वियसली। आपकी बस के और पैसेंजर्स भी यहीं एडमिट हैं, वो देखिए। लेकिन कोमा में बस आप लोग थे। पांचों ने पहले बाकी पैसेंजर्स को देखा और फिर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ में आ चुका था कि जो उन्होंने जिया वो जिंदगी और मौत के बीच की जगह थी। आसपास के घने जंगलों से जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आना शुरू हो गई थी, जिन्हें सुनकर साकेत का दिल घबरा रहा था। बस ने गांव से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही उसे उतार दिया और अब वो पैदल ही दादी के घर की ओर निकल पड़ा था। कुछ देर बाद वो अपनी दादी के घर पहुंचा और उसी के साथ कुछ धुंधली यादें साकेत के दिमाग को छू कर निकलने लगी। सामने एक पुराने जमाने का लकड़ी की कड़ी वाला दरवाजा दिखाई दे रहा था, जिसका नीला पेंट छूटकर पपड़ी बन चुका था। साकेत ने दरवाजे की कड़ी को कई बार बजाया, लेकिन किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। लगता है घर में कोई है ही नहीं। साकेत अभी वापस मुड़ने को था कि तभी उसे दरवाजे के सामने एक झुकी कमर और झुर्रीदार त्वचा वाली बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई देती है। दादी माँ, पता नहीं आपने मुझे पहचाना या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे ही मिलने के लिए आया हूँ। मैं आपका पोता साकेत।
साकेत खुशी से उछलते हुए बोलता चला जा रहा था, लेकिन सामने खड़ी दादी के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाई दे रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? रोका था, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। साकेत अपने माँ और पापा के साथ मुंबई शहर में रहता था। मुंबई में ही उसकी पढ़ाई लिखाई हुई थी, लेकिन फिर भी उसके मन में बचपन की वो यादें ताजा थी, जब वो अपनी दादी के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था 2 दिन पहले। पापा, दादी वहाँ गांव में अकेली रहती है, हम कभी वहाँ जाते नहीं। मैंने सोच लिया है, मुझे अब दादी के गांव जाना है। बेकार की बातें मत करो, उस जगह से निकल पाना इतना आसान नहीं था। अब अगर हमें मौका मिला है वहाँ से दूर रहने का, तो उस अंधेरे में लौटने की बात मत करो मेरे सामने। लेकिन पापा, ऐसा क्या है उस गांव में? और अगर इतनी ही बुराई है तो दादी को वहाँ क्यों छोड़ा हुआ है? उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर आया? हो सकता है आपको अपनी माँ से कोई लगाव ना हो, लेकिन मैं अब दादी को वहाँ अकेले ऐसे गुमनाम जिंदगी नहीं जीने दूंगा। दादी हमारे साथ आकर मुंबई में रहेंगी। इतना कहकर साकेत गुस्से में पांव पटकते हुए अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह जब साकेत की माँ उसके कमरे का दरवाजा खटखटाती है तो देखती है कि वो अपने कमरे में नहीं है। बस टेबल पर साकेत की हैंडराइटिंग में लिखी हुई एक चिट्ठी उसे पड़ी नजर आती है। मम्मी, पापा, आप लोगों को मेरी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा हूँ और घर छोड़कर कहीं भाग भी नहीं रहा हूँ। बस दादी के पास जा रहा हूँ, कुछ दिन उनके साथ बिताऊंगा और कोशिश करूंगा कि वो मेरे साथ शहर लौट आए। सत्यानाश, ये क्या कर दिया इस लड़के ने? चलिए, हमें भी चलना होगा, अब और कोई रास्ता नहीं है। चिंता मत करो, गाँव में माँ है और वो जानती है कि उन्हें अपने पोते की रक्षा कैसे करनी है। लौट आएगा कुछ दिन में। आज के दिन अब तुम आ ही गए हो तो ठीक है। भीतर वाला कमरा तुम्हारे लिए खोल दिया है। कमरे में चारपाई है, घड़े में पानी भी रख दिया है। खाना खा लो, उसके बाद अपने कमरे में आराम करो। ठीक है दादी। और हाँ, भूल से भी रात के समय घर से बाहर मत निकलना। खिड़की खोलकर बाहर झांकने की कोशिश भी मत करना, समझ गए? साकेत ने दादी की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिला दी। ऐसा नहीं था कि साकेत दादी की धमकी से डर गया था, लेकिन लंबे सफर की थकान के कारण बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई थी। अगले दिन शाम को साकेत छत पर बैठा हुआ था कि तभी उसे अपनी दादी की आवाज सुनाई देती है। अरे छोरा, छत पर क्या कर रहा है तू? आज अमावस्या का दिन है, भूल से भी दिन छिपने के बाद घर से पाँव बाहर मत निकालना। दादी की बात सुनकर साकेत छत से नीचे आ जाता है। ये क्या चल रहा है? कल भी उन्होंने मुझसे कहा रात के समय घर से बाहर मत निकलना, और आज फिर से वही अमावस्या की बात कर रही हैं। साकेत अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर अपनी दादी पर पड़ती। वो जमीन में बैठ नींबू और मिर्ची धागे में पिरोकर तैयार कर रही थी। पास ही में कुछ सुइयां और एक कटोरी में लाल रंग भी रखा हुआ था। दादी आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ रही थी। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने नींबू को लाल रंग से रंग दिया। इसके बाद उन्होंने एक एक करके नींबू के अंदर सुइयां चुभोई और फिर घर के दरवाजे और खिड़कियों पर उस नींबू मिर्ची को ले जाकर लटका दिया। दादी, ये सब क्या कर रही हो आप? ऐसे घर के बाहर नींबू मिर्ची क्यों लटका रही हो? बेटा, मैंने कहा ना, आज अमावस्या की रात है। आज की रात वो जरूर लौटेगी। अमावस्या की रात हमारे गांव पर बहुत भारी रहती है। जिस भी घर के दरवाजे पर उसे ये नींबू मिर्ची लटका हुआ नहीं मिला, उस घर के अंदर वो प्रवेश कर जाएगी। दादी की बात सुनकर साकेत की हंसी छूट जाती है। अरे दादी, कौन आपके घर में प्रवेश कर जाएगा? ये कैसी बातें कर रही हो आप? रूह है वो, भटकती आत्मा है, बचकर रहना उससे। किसी पर तरस नहीं खाती वो। दादी की बातों को सुनकर साकेत चुप हो जाता है। देर रात गए साकेत को शरारत सूझती है और वो दरवाजे पर लटके नींबू मिर्ची को उतारकर नींबू पानी बनाता है और छत पर जाकर उसे पीने लगता है। ये गांव वाले पता नहीं कब तक इन्हीं सब दकियानूसी बातों में फंसे रहेंगे। अरे नींबू चौखट पर लटकाने के लिए नहीं, नींबू पानी बनाने के लिए होता है। साकेत ने अपना मोबाइल फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके वीडियो बनाने लगा। रात के ठीक 12 बज रहे हैं। मेरे हाथ में इस नींबू का बना हुआ नींबू पानी है, जिसे दादी ने मंत्र पढ़कर रंग रोगन करने के बाद चौखट पर लटकाया था। और शाम के 6 बजे से ही मुझे कमरे में बंद करके रखा था। दादी ने कह रही थी भटकती आत्माएं घर में घुस जाएंगी। रात के 12 बजे भी कोई भटकती आत्मा नहीं दिख रही मुझे छत पर। अभी काफी लेट हो गया है, अभी मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। बाकी कल मिलते हैं। साकेत ने ये वीडियो अपने पापा को सेंड किया और उसके बाद अपना नींबू पानी खत्म करके वो अपने रूम में जाकर सो गया। रात के तकरीबन 3 बजे का समय था। कमरे से आ रही अजीब किस्म की खुशबुसाहट सुनकर साकेत की नींद टूट जाती है। आंख खोलते ही उसे कमरे से पसीने की तेज बदबू महसूस होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सड़ा हुआ नींबू जला रहा हो। धीरे धीरे करके वो सड़न बढ़ती जा रही थी और उसी के साथ कमरे में हल्का धुआं भरता जा रहा था। पसीने में उसके शरीर का रोम रोम भीग चुका था। घबराकर उसने पंखे की ओर देखा। पंखे पर एक काला साया उसे बैठा नजर आया, जो अचानक से साकेत के ऊपर कूद पड़ा। साकेत के मुंह से जोरदार चीख निकल गई और वो बेड से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। कमरे में सिर्फ एक नाइट बल्ब जल रहा था, जिसकी धीमी नीली रोशनी में उसने अपने सामने एक साई को खड़े हुए देखा, जिसकी आंखें काली थी और मुंह से खून बह रहा था। उसके शरीर पर हूबहू वही कपड़े थे जो साकेत ने पहने हुए थे, लेकिन चेहरा बिल्कुल सफेद था। साकेत ये सब देखकर बुरी तरह घबरा गया। उसने चौंक कर लाइट जलाई, लेकिन अब कमरे में कोई नहीं था। ना वो परछाई, ना धुआं, ना गंदी बदबू। इसी तरह सुबह के 4 बजे और गांव में लोगों की चहल पहल शुरू हो गई। आंगन में दादी के झाड़ू बुहारने की आवाज सुनकर साकेत अपने कमरे से निकलकर बाहर आंगन की तरफ आ जाता है। सब ठीक है ना बेटा? तू ऐसा परेशान सा क्यों नजर आ रहा है? दादी के बात के जवाब में साकेत के चेहरे की हवाइयां सी उड़ जाती हैं और वो घबराकर दरवाजे की चौखट की ओर देखने लगता है। दादी भी मुड़कर चौखट की तरफ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। चौखट पर लटकी हुई नींबू मिर्ची अपनी जगह से गायब थी।
हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। मैंने तो शाम को ही नींबू मिर्ची लटका दी थी, कहाँ चली गई? इसका मतलब उसे घर में घुसने का रास्ता मिल गया। मुझे माफ कर दो दादी, वो कल रात में। इतना कहते ही साकेत का शरीर अकड़ने लगा और वो जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था और आंखें पलट गई थी। दादी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ने लगा था। उसे अनिष्ट की आशंका हो गई थी। दादी दौड़कर मंदिर की तरफ जाती है और मंदिर से लाकर रक्षा सूत्र उसके हाथों में बांधकर मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद साकेत को होश आ गया था, लेकिन उसकी आंखें सामान्य नजर नहीं आ रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, जैसे आंखों में खून उतर आया हो। दादी साकेत को उसके कमरे में ले जाकर दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। हर गुजरते पल के साथ साकेत की हालत खराब होती जा रही थी। कभी वो जोर जोर से हंसता तो कभी दीवार में सर मार मार कर बुरी तरह से रोने लगता। कभी अपने सर के बाल नोचता तो कभी दरवाजा खुलवाने के लिए जोर जोर से उसे पीटना शुरू कर देता। दूसरी ओर जिस बात का डर था वही हुआ। साकेत बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। हमें इसी वक्त गांव जाना होगा। क्या हुआ जी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? साकेत के पापा उसकी माँ को वही वीडियो दिखाते हैं जो साकेत ने पिछली रात रिकॉर्ड किया था। हे भगवान, इस वीडियो में तो साकेत के पीछे कई सारी काली परछाइयां दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब जो गांव के बारे में कहा जाता है वो सब बिल्कुल सच है। ये क्या अनर्थ कर दिया साकेत ने। मेरा बच्चा ठीक तो होगा ना? साकेत के मम्मी पापा गाँव के लिए निकल जाते हैं और उधर गाँव में साकेत की हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। ये बुढ़िया, खोल दे दरवाजा वरना ले जाऊंगी इसे अपने साथ। खोल दे बुढ़िया। दादी मुझे बचा लो मुझे दादी। कहते हैं अपनी करनी का फल आदमी को भोगना ही पड़ता है। मैंने सालों पहले अपने बेटा, बहू और पोते को यहाँ से भेजकर सोचा था कि शायद इस लड़ाई में मैं जीत गई, लेकिन मैं गलत थी। मुझे बाबा के पास जाना होगा। अब आगे का उपाय वही बता सकते हैं, वरना मैं अपने पोते को खो दूंगी। लेकिन साकेत को अकेला छोड़कर कैसे जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। तभी दादी को अपने दरवाजे के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज आती है और साकेत के माँ पापा गाड़ी से निकलकर घर के अंदर आते हैं। साकेत, मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। देखो ना, दादी ने मुझे इस कमरे में बंद करके रखा है। मुझे बहुत भूख लग रही है पापा, प्लीज दरवाजा खोल दो। ये क्या किया है माँ आपने? उसे कमरे में बंद करके क्यों रखा है? अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना पता नहीं आप क्या करती मेरे बेटे के साथ। बावला मत हो, तेरे बेटे की भलाई के लिए ही उसे वहाँ बंद करके रखा है। ये सब चाल है उसकी, दूर रहे। अरे बिल्कुल ठीक तो है मेरा बेटा, बेचारा रो रहा है, तड़प रहा है और आपने उसे वहाँ अंधेरे में बंद करके रखा है। मैं कहती हूँ निकालिए मेरे बेटे को बाहर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुक जाओ, अभी सब समझ जाओगे। नहीं खोलूंगी, ऐसे ही कैद करके रखूंगी तुझे। कितनी देर कैद रखेगी मुझे? बस कुछ घंटे। आज रात को ले जाऊंगी अपने साथ। समझ गए तुम दोनों, अभी तुम यहीं रुको। चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, दरवाजा मत खोलना। मैं तांत्रिक बाबा के पास जाकर कुछ उपाय पूछ कर आती हूँ। दादी तांत्रिक के यहाँ जाकर उसे सारी बातें बताती है। वो ऐसे नहीं लौटेगी, उसे एक बलि चाहिए। बलि लिए बिना वो तेरे पोते के शरीर को नहीं छोड़ेगी। दादी तांत्रिक को अपने घर ले आई। दिन ढलने लगा था। साकेत पर उस आत्मा की ताकत भी बढ़ती जा रही थी। दादी दरवाजा खोलती है और उसी के साथ बाबा, साकेत के पिता और माँ मिलकर उसे एक कुर्सी से बांध देते हैं। बाबा ने हवन शुरू कर दिया था। पूरी रात बाबा तंत्र बल से हवन कुंड में नींबू मिर्ची और नारियल की आहुति देकर मंत्र पढ़ते रहते हैं। हर आहुति के साथ साकेत जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी बिगड़ती हालत देखकर उसकी माँ और बाबा के हाथ पांव फूल रहे थे। सुबह की पहली किरण पड़ते ही बाबा ने अपना अंतिम मंत्र पढ़ा और उसी के साथ साकेत और उसकी दादी दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। साकेत की माँ और पिता ये देखकर घबरा जाते हैं और पानी के छींटे मारकर दोनों को होश में लाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद साकेत होश में आ चुका था, लेकिन दादी, उन्होंने उस रात खुद की बलि देकर अपने पोते की जान बचा ली थी। दादी फिर कभी लौटकर नहीं आई। ये सारा खेल 25 साल पहले साकेत के दादाजी के साथ शुरू हुआ था। साकेत के दादाजी को तंत्र मंत्र की सिद्धियां पाने की धुन सवार थी। अपनी इसी जिद में उन्होंने सिद्धियां पाने के लिए 5 अमावस्या को लगातार कुंवारी लड़कियों की बलि दी थी। कहते हैं इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अमावस्या के दिन उन 5 लड़कियों की मौत हुई थी, इसीलिए हर अमावस्या को इस परिवार के सदस्य की बलि लेने के लिए वो आत्मा लौटती है। ऐसी ही एक अमावस्या को साकेत के दादाजी की मौत हुई थी। उन प्रेत आत्माओं से बचने के लिए पिछले 25 सालों से दादी दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटका रही थी। अपने बेटे और उसके परिवार को इन सब से बचाने के लिए दादी ने सालों पहले उन्हें शहर में रहने के लिए भेज दिया था और वादा लिया था कि वो फिर कभी इस गांव में लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन नियति को शायद कुछ और मंजूर था। अपने परिवार को हर मुसीबत से बचाने का वादा दादी ने पूरा कर दिया था, लेकिन दादी की मौत इतना जरूर सिखा गई थी कि इंसानों की दुनिया के पार एक और दुनिया है, जिससे उलझना इंसान के लिए हमेशा घातक ही होता है। रोते रोते अब मानो उसकी आंख के आंसू तक सूख चुके थे। इसी गहरी उदासी के आवेग में उसे अपनी माँ की याद आती है। कितनी बदनसीब हूँ मैं। अपने जीवन के सबसे कठिन समय में आज मेरे पास रोने के लिए एक कंधा तक नहीं है।
बस बहुत हुआ, अब मुझे माँ के पास जाना ही होगा। अगली सुबह ही पल्लवी अपनी 10 साल की बेटी को लेकर मुंबई के रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, जहां से वो पुणे की टिकट लेकर अपनी बेटी निशा के साथ ट्रेन में बैठ जाती है। मम्मा, हम ट्रेन में बैठकर कहाँ जा रहे हैं? हम तुम्हारी नानी के पास जा रहे हैं मेरी बच्ची। नानी के पास? लेकिन आपने पहले तो कभी मुझे नानी के बारे में नहीं बताया। मुझे तो लगा था कि मेरी नानी है ही नहीं। बस कुछ बातें हैं बेटा जो मैं अभी तुझे समझा नहीं सकती। खैर, आज तुम अपनी नानी से मिलोगी ना, तो देखना वो तुम्हें देखकर कितनी खुश होंगी। निशा ने अपनी माँ की गोद में सर रखा और ट्रेन की सीट पर लेट गई। अपनी बेटी के सर को सहलाते हुए पल्लवी को पुराने दिन याद आ गए और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। एक बार मना कर दिया ना मैंने तुझे कि नहीं हो सकती तेरी शादी उस लड़के से। गैर धर्म के लड़के से शादी करवा के समाज की नजर में गिरना नहीं है हमें। प्लीज माँ, तुम्हें समाज की ज्यादा फिक्र है या अपनी बेटी की? माँ प्लीज मान जाओ। पल्लवी ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ ने शादी से साफ इनकार कर दिया था। इसीलिए उसी रात पल्लवी घर छोड़कर भाग जाती है। उस दिन से आज तक न कभी पल्लवी ने अपनी माँ से बात की और न वो कभी उनसे मिलने के लिए गई। बेटी के गैर बिरादरी के लड़के के साथ भाग जाने पर उसकी माँ ने भी उसे मरा हुआ समझ लिया। समय बीता और अचानक शादी के 12 साल बाद उसके पति की मौत हो गई। पति के जाने के बाद अब पल्लवी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। इस कठिन समय में पल्लवी को अपनी माँ के अलावा दूसरा कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए वो अपनी माँ से मिलने जा रही थी। पुणे रेलवे स्टेशन पर उतरकर उसने वहां से अपने घर के लिए टैक्सी की। इतने सालों बाद अपनी माँ से मिलने के लिए उसका मन बहुत भारी हो रहा था। घर के 200 मीटर दूर से ही हर तरफ घनी झाड़ियां और जंगली घास फैली नजर आ रही थी। घर के आंगन की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कब से आंगन में झाड़ू तक नहीं लगी है। पल्लवी का मन आशंकाओं से घिर गया था। कांपते हाथों से उसने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अरे, दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। ताला तो लगा हुआ है, लेकिन आज से नहीं, पिछले 12 साल से। पल्लवी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां उसके पड़ोस में रहने वाली शांति काकी खड़ी थी। वो चलकर पल्लवी के पास आई। जब तू अपनी माँ को छोड़कर चली गई तो लोगों ने तेरी माँ का जीना मुश्किल कर दिया था, इसलिए वो बेचारी मुंह छुपाकर यहाँ से अपने गांव चली गई थी। चली जा अपने गांव, शायद तेरी माँ तुझे माफ कर दे। काकी की बातें सुनकर पल्लवी का मन धक से रह गया था। उसने अपना सामान उठाया और बस पकड़कर अपनी बेटी के साथ अपने गांव की ओर निकल पड़ी। गांव पहुंचते पहुंचते उसे शाम के लगभग 8 बज गए थे। यहाँ का आंगन भी धूल, मिट्टी और जंगली बेलों से घिरा नजर आता था। हिम्मत जुटाकर पल्लवी जैसे ही दरवाजा खटखटाने के लिए आगे बढ़ी तो देखा कि दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है। वो अपनी माँ को पुकारती हुई अपनी बेटी के साथ घर के अंदर दाखिल हुई। अंदर का नजारा देखकर पल्लवी हैरान रह गई थी। घर में हर जगह धूल, मिट्टी और मकड़ी के जाले लगे हुए थे, जैसे कई सालों से घर में साफ सफाई की ही ना गई हो। माँ, माँ, कहाँ हो तुम? माँ, नानी माँ, नानी माँ। पल्लवी ने अपनी माँ को कई बार आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मम्मा, लगता है नानी माँ यहाँ पर नहीं रहती। हम कितनी देर से उन्हें आवाज लगा रहे हैं और आप घर की हालत देखो ना, लग नहीं रहा कि यहाँ कोई रहता होगा। काफी देर तक आवाज देने के बाद भी जब पल्लवी की माँ बाहर नहीं आई तो पल्लवी को भी लगने लगा कि वाकई उसकी माँ यहाँ नहीं है। जैसे ही अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वो घर से बाहर जाने को हुई, अचानक ही स्टोर का दरवाजा खुला और झुकी कमर और सफेद झुर्रीदार चेहरे के साथ उसकी माँ बाहर आ गई। माँ का शरीर किसी बेजान मुर्दे की तरह लग रहा था। उन्हें देखकर लगता था मानो कई दिनों से उन्होंने ठीक से खाना तक नहीं खाया है। उन्होंने एक नजर भरकर पल्लवी की तरफ देखा और फिर नजर घुमा ली। माँ, कैसी हो तुम? मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ माँ। मैं कुछ दिन तुम्हारे पास ही रहूंगी। और देखो, निशा भी तुम्हें देखकर कितनी खुश है। निशा, नानी माँ को नमस्ते करो बेटा। नानी माँ। पल्लवी की माँ ने उन दोनों में से किसी की बात पर भी ध्यान नहीं दिया। वो अपनी छड़ी टिकाती रसोई में गई और उन दोनों के लिए गिलास में पानी लेकर आई।
दोनों ने जैसे ही अपने हाथ में वो गिलास पकड़ा, उनके होश उड़ गए और पानी का गिलास उनके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा, क्योंकि मिट्टी से सने गिलास में जो पानी था उसके अंदर जिंदा कीड़े रेंग रहे थे। अपनी माँ और घर की ऐसी हालत देखकर पल्लवी अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। मैं जानती हूँ माँ कि तुम्हारी ऐसी हालत मेरी वजह से ही हुई है। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुमने कई दिन से ठीक से खाना भी नहीं खाया। तुम्हारे पास न साफ पानी है न खाना। घर की हालत ऐसी है कि कोई जानवर भी यहाँ रहने से पहले सोचेगा। मुझे माफ कर दो माँ, मगर अब मैं आ गई हूँ माँ। मैं अब सब सही कर दूंगी। सबसे पहले मैं घर की साफ सफाई कर देती हूँ। बहुत गंदा हो गया है ना। पल्लवी ने घर साफ करने के लिए घर में झाड़ू ढूंढा, लेकिन घर में एक झाड़ू तक नहीं था। घर की हालत देख देख कर पल्लवी खुद को कोसे जा रही थी। निशा बेटा, मैं बस थोड़ी देर में मार्केट से नानी माँ के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ और साफ सफाई के लिए सामान भी लेकर आती हूँ। तब तक तुम नानी माँ के पास रहना और उनका ध्यान रखना। ठीक है मम्मा। पल्लवी सारा सामान लेने के लिए बाजार की ओर निकल गई। निशा ने अपनी नानी माँ को पहली बार देखा था, इसलिए वो उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी। नानी माँ, आपको पता है मेरी मम्मा बिल्कुल आपके जैसी दिखती है। निशा की बात का जवाब दिए बिना ग्रैनी अपने कमरे में चली गई। ये नानी माँ कहाँ पर चली गई? मुझे यहाँ पर अकेले बैठने में बहुत डर लग रहा है। मैं भी अंदर ही चली जाती हूँ। निशा भी कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर गहरा अंधेरा था। निशा ने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा, लेकिन उसकी ग्रैनी कमरे में नहीं थी। दूसरी ओर पल्लवी ने सभी जरूरी सामान ले लिया था। वो घर पहुंचने वाली थी कि तभी रास्ते में उसे गांव के एक पुराने काका मिले। उन्होंने बड़े ही अजीब तरीके से पल्लवी को देखा। क्या बात है, आज इतने सालों बाद गांव आई हो? पक्का अपनी माँ के घर को बेचने का इरादा होगा, है ना? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं काका? भला मैं अपनी माँ के घर को क्यों बेचने लगी? मैं तो यहाँ पर अपनी माँ से मिलने आई हूँ। अगर उस घर को बेच दूंगी तो माँ कहाँ जाएंगी? क्या? अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? आज से 10 साल पहले लोगों के तानों से तंग आकर बेचारी तुम्हारी माँ ने खुद को खत्म कर लिया था, और तुम कह रही हो कि तुम उससे मिलने आई हो। उसने तुम्हारी वजह से अपनी जान दी। तुम्हें तो उस घर में जाने का भी कोई हक नहीं। आई बड़ी माँ से मिलने आई हूँ। क्या? ये सच नहीं हो सकता काका। मैं तो अभी अपनी माँ से मिलकर आई हूँ और मेरी बेटी तो वहीं पर है। जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। क्या? गलत फहमी मुझे नहीं बल्कि तुम्हें हुई है। तुम्हारी माँ 10 साल पहले मर चुकी है, और अगर तुम्हारी बेटी उसके साथ है तो पक्का उसकी जान को खतरा है। इससे पहले कि वो तुम्हारी बेटी को कुछ नुकसान पहुँचाए, जल्दी घर चलो। नानी माँ, नानी माँ, आप कहाँ चली गई नानी माँ? निशा ने जैसे ही अपनी नानी को आवाज लगाई तो उसे कमरे में किसी की दबी सी हंसी सुनाई दी। ये आवाज, मुझे बहुत डर लग रहा है नानी माँ। आप कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, आओ मेरे पास आओ। वो आवाज सुनकर निशा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो कमरे के पंखे से उसकी ग्रैनी उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें बाहर को निकलकर आ चुकी थी और वो निशा को देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी, और मुस्कुराते हुए उसके मुंह से एक काले रंग का पदार्थ टपककर फर्श पर गिर रहा था। अपनी नानी का इतना भयानक रूप देखकर निशा जोर से चिल्लाई। पल्लवी काका के साथ दौड़ती हुई अपने घर तक पहुंची, तभी उसे निशा की चीख सुनाई दी। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी बेटी मुसीबत में है, जल्दी चलो। पल्लवी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा तो मानो जैसे जाम हो गया था। पल्लवी के कोशिश करने के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। आओ मेरे पास आओ। मम्मा। ग्रैनी अचानक से निशा के ऊपर झपटी और उसे दूसरे कमरे में घसीटते हुए ले गई। नानी माँ, मुझे छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा प्लीज हेल्प। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पल्लवी को हटाकर काका घर के दरवाजे को जोर से धक्का मारते हैं तो वो टूटकर नीचे गिर पड़ता है। पल्लवी और मोहन काका जल्दी से अंदर जाते हैं। निशा, निशा, तुम कहाँ हो बेटा? जल्दी से मम्मा के पास आ जाओ। मम्मा प्लीज बचाओ मुझे,
ग्रैनी मुझे मार डालेंगी। तुम कहाँ हो बेटा? घबराओ नहीं, वो तुम्हारी नानी है, कुछ नहीं होगा। पल्लवी ने जैसे ही ऐसा कहा तभी ग्रैनी ने निशा के हाथ को अपने पैने नाखूनों से बुरी तरह खरोंच दिया, जिससे निशा की दर्द भरी चीख पूरे घर में गूंज उठी। निशा कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे लगा जैसे उसके पीछे से अभी कोई दौड़ कर गया है। काका ने महामृत्युंजय मंत्र पढ़ने की कोशिश की कि तभी ग्रैनी काका को उनके सामने नजर आने लगी। ग्रैनी डरावनी तरह से मुस्कुराई और तभी काका हवा में ऊपर उछलकर जमीन पर जा लगे। नीचे गिरते ही काका बेहोश हो गए और चारों ओर खून फैल गया। पल्लवी ने हिम्मत करके किसी तरह माँ के कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में गहरा अंधेरा था, लेकिन एक कोने से निशा की सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मम्मा, प्लीज हेल्प मी मम्मा। तुम कहाँ हो मेरी बच्ची? मैं जानती हूँ माँ कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को जाने दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू भी तड़पेगी जैसे मैं पल पल तड़पी थी। तभी कमरे में लगी लालटेन अचानक से जल जाती है और पल्लवी को नजर आती है उसकी बेटी किसी छिपकली की तरह छत से चिपकी हुई। अगले ही पल ग्रैनी की आत्मा जाकर निशा के शरीर में समा जाती है और उसी के साथ निशा गुर्राते हुए छत पर रेंगने लगती है। मैं जानती हूँ आपका आखिरी समय बहुत दर्द में बीता है और मेरी वजह से ही आपने अपनी जान ले ली, लेकिन मेरी बेटी बेगुनाह है। आप मुझे मार डालो माँ, इस बच्ची को छोड़ दो। पल्लवी की बातों का ग्रैनी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। पल्लवी को देखकर उसने रहस्यमयी सी मुस्कान दिखाई और छत से सीधा जमीन पर कूद गई, जिसके कारण निशा के शरीर से जगह जगह से खून बह रहा था, लेकिन वो अभी भी शैतानी हंसी हंस रही थी। मैं क्या करूं? कैसे अपनी बच्ची की जान बचाऊं? कौन है जो माँ को रोक सकता है? अचानक पल्लवी की नजरों के सामने उसके बचपन की एक झलक दिखाई दी। पापा, मम्मी फिर से मुझ पर गुस्सा कर रही है, आप प्लीज इन्हें कुछ बोलो ना। अरे मधु, क्यों छोटी सी बच्ची पर गुस्सा करती हो? तुम्हें पता है ना पल्लवी प्रिंसेस है मेरी, उसके जो मन में आएगा वो करेगी। तुम भी पीछे पड़ जाती हो। हाँ हाँ, खूब बिगाड़ो इसे। आप बोल रहे हैं ना, इसलिए माफ कर रही हूँ। अगर अगली बार बदमाशी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पल्लवी को जैसे ही अपने बचपन की वो बात याद आई, उसने कमरे की दीवार की तरफ देखा जहाँ उसके पिताजी की तस्वीर टंगी हुई थी। उसने अपने पिताजी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े और रोते हुए उनसे कहा, पापा, बचपन में जब भी माँ मुझे डांटती थी तब आप ही मुझे उनसे बचाते थे। आज आपकी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है पापा। मेरी बच्ची की जान को खतरा है। माँ मुझे समझ नहीं पा रही। आप तो उनका गुस्सा जानते हो ना। एक बार उनको गुस्सा आ जाए तो आपके अलावा कोई उन्हें नहीं समझा सकता। पापा प्लीज, अगर आप अपनी बेटी की बात सुन रहे हैं तो मेरी बच्ची को बचा लीजिए। आपकी बेटी मुसीबत में है, अपनी बेटी की मदद कीजिए पापा। तभी पल्लवी को कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। पल्लवी चौंक कर आवाज की ओर देखती है। सामने उसे घर का मंदिर दिखाई देता है, जिस पर पर्दा लगा हुआ था और मंदिर से एक मूर्ति नीचे गिरी थी, जिसके कारण उसका ध्यान इस तरफ हुआ था। क्या ये पापा का इशारा था कि मुझे इस मंदिर से मदद मिलेगी? पल्लवी मंदिर का पर्दा हटाती है और मंदिर में रखा हुआ दीपक जला देती है। उसी के साथ वो पापा का सिखाया हुआ महामृत्युंजय मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगती है। तभी उसे सामने मंदिर में रखी हुई गंगा जल की बोतल दिखाई देती है। पल्लवी गंगा जल की बोतल उठाकर मंत्र पढ़ते हुए सीधा अपनी बेटी निशा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। निशा उसे देखकर बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। पल्लवी अपना साहस बटोरती है और निशा के ऊपर गंगा जल छिड़क कर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उसके सर पर हाथ रख देती है। कुछ देर तक चिल्लाने के बाद निशा बिल्कुल शांत हो जाती है।
घर में अभी तक उठ रही अजीब किस्म की दुर्गंध भी अचानक से शांत हो गई थी। पल्लवी निशा का हाथ पकड़ती है और दौड़ते हुए वहां से बाहर निकल जाती है। कहते हैं अतृप्त आत्माएं बहुत शक्तिशाली होती है, उनके क्रोध से बच पाना आसान नहीं होता। निशा की किस्मत अच्छी थी जो वो इतनी बड़ी मुसीबत से खुद को बचा पाई।